इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। इकोसिस्टम क्या है? कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसके साथ कंजक्शन में होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, जो इंटरेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। एनर्जी फ्लो का काम करते हैं, एनर्जी फ्लो में हम इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिन्स में और ट्रॉपिक स्ट्रक्चर्स में। अब कंपोनेंट्स क्या हैं इकोसिस्टम के? जैसे बायोटिक कंपोनेंट क्या है? प्रोड्यूसर्स में आते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंटम जिन्हें फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। कंज्यूमर्स जैसे हर्बीवोरस, डियर, रैबिट। सेकेंडरी में कार्निवोरस। टर्शरी टॉप प्रेडेटर्स जैसे टाइगर हो गया। डिकम्पोजर जैसे फंगी लग जाती कभी किसी खाने को, बैक्टीरिया लग जाते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जैसे सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, पीएच, वाटर, सॉइल। अब इकोसिस्टम प्रोसेस क्या है? पहले तो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में सन से प्रोड्यूसर्स के पास जाती है, प्रोड्यूसर्स के पास से कंज्यूमर के पास जाती है। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है? बायोजियो केमिकल साइकिल्स होते हैं, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन। फूड चेन एंड वेब्स क्या होते हैं? लीनियर एंड इंटरकनेक्टिंग फीडिंग्स पैटर्न्स होते हैं, जिसमें इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जीज ये आती हैं। अब टाइप ऑफ इकोसिस्टम में देखा जाए, नेचुरल इकोसिस्टम टर्शियल में क्या होता है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। इक्वेटिक में क्या होते हैं? मेराइन, फ्रेश वाटर। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स में क्या आता है? जो मैन मेड होते हैं, जो हम लोगों ने बनाए हैं, जैसे क्रॉपलैंड हो गई, एक्वेरियम्स हो गए, अर्बन पार्क्स हो गए। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन क्या है? पहले तो ये समझते हैं ये क्या है। जो ह्यूमन बींग्स अडाप्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ। जैसे स्लिट्स हाउसेज हो गए, फ्लड प्रोन एरियाज में आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? डैम्स बना के, डिफॉरेस्टेशन करके, माइनिंग करके, अर्बनाइजेशन करके। अब डिपेंडेंस क्या है इनकी? एग्रीकल्चर, फिशरी, नेचुरल रिसोर्सेज। लिंक किसके साथ आप भी कर सकते हैं? जैसे हीट वेव्स आ रही हैं, अब हीट वेव्स एंड टर्न लो 2023 और 25 में इन हीट वेव्स बढ़ गई। कहाँ पे? नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। अब अनलीलो के साथ क्या है कि ये साउदर्न ऑसिलेशंस में है, और इससे क्या होता है? मॉनसून पैटर्न्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट से क्या है? पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, जैसे अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान लाया गया। फिर डिफॉरेस्टेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। अब असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट कवर है, तो डिफॉरेस्टेशंस हो रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है? जो कम्युनिटीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म हो रही है। अर्बन वाटर क्राइसिस आ रहे हैं 2024 और 25 में। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली फेस बहुत ज़्यादा इन्होंने वाटर की शॉर्टेज देखी, मिसमैनेजमेंट हुआ नेचुरल इकोसिस्टम में। लेक्स, वेटलैंड्स ओवर एक्सप्लॉइट हो गई हैं। फिर ऑयल स्पिल, बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल हो गया है अरेबियन सी में, जिससे फिशरीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है गुजरात और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में। नेचुरल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक लाइवलीहुड पे। अब COP 28 2023 के जो आउटकम्स हैं, इसमें क्या है? फोकस किस पे किया गया है? लॉस एंड डैमेज फंड पे ग्लोबली। क्लाइमेट जस्टिस और लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, इंडिया ने इसको पुश किया और ये लाइफ कैंपेन की तरह चलाया है। लाइफ कैंपेन बोलते हैं। लिंकेज देखी जाए UPSC ऑप्शनल में, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में देख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हैं, सोशोलॉजी में देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है? जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान्स है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटीग्रेशन होनी चाहिए इक्विटी में, फ्यूचर जनरेशन को भी सोच के हमें चलना चाहिए। इन्वायरमेंटल जस्टिस होना चाहिए ट्राइबल्स, फिश फ्लॉक के साथ, अर्बन जो पुअर जो बहुत सारी इन बर्डन्स को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब क्या होता है ना, अगर ऑयल स्पिल्स हो गया है अरेबियन सी में, तो फ़िश अच्छी नहीं है, फ़िश वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो जिनका
लाइवलीहुड ही फिश है, जो फिश बेच के अपना काम कर रहे हैं, वो तो अब उन जॉबलेस हो गए। जब वो जॉबलेस हो गए तो हमारी इकोनॉमी पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। और उनकी क्या पता, जो उनके घर पे अभी पढ़ने लायक बच्चे हों उनको वो काम पे लगा दे, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी हैम्पर हो गई। एक चीज़ ख़राब होने से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर जाती हैं। सिर्फ एक चीज़, जैसे हमारा गुस्सा सिर्फ 1 सेकंड का होता है और वो पूरा दिन हमारा खा जाता है। 1 सेकंड इज इक्वल टू 24 आवर्स, मतलब 1 सेकंड का गुस्सा पूरे के पूरे 24 घंटे खा जाता है हमारे। तो वैसे ही है, अगर पॉलिटी में कुछ हो रहा है तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होके ही चलती हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से देखा जाए, आर्टिकल 48A क्या बात कर रहा है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है। आर्टिकल 51G किसकी बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये लाया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972। फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट कंजर्व करने के लिए एक्ट आया 1980। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया 2019 में। अब इस सब का कंक्लूजन क्या है, हमें अपने इन्वायरमेंट को खुद सेव करना पड़ेगा। एक तो पोल्यूशन नहीं करना है, प्लांटेशंस करनी है, किचन गार्डन खोलो, छत पे टेरेस पे गार्डन कर लो, जहाँ भी आपको दिखता है वहाँ पे आप प्लांट्स लगा सकते हो। इंडोर प्लांट्स आते हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं, वहाँ पे लगाओ। फिर आप कहीं पे भी अपने बर्थडे पे प्लांटेशंस कर सकते हो। जितनी अच्छी प्लांटेशन करोगे, आपके पास खाली ज़मीन पड़ी है उसको खाली मत रहने दो। पेड़ लगा दो, आम का पेड़ लगा दो, आम खाने को हर साल मिल जाएंगे और छाँव के छाँव रहेगी। आजकल तो ट्री हाउसेस चल पड़े हैं, लोग पेड़ कटवाते ही नहीं हैं, वहीं से पूरा अपना इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं अपना आर्किटेक्ट को बुला के। वैसे हम कर सकते हैं, हम पेड़ क्यों काटने पे लगे हुए हैं, पता नहीं क्या फंडा है। तो इन चीज़ों से हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।